अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन सुबह ही सुबह लेके आएँ। हम सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करते हैं? जब हम जागते हैं तो या तो हमने अपने दांत साफ़ करने होते हैं या हमने तैयार होना होता है, तो लाजमी है कि आप आईने के सामने ज़रूर जाएँ। अब यही आईना अगर इसको आप देखें आपको क्या कुछ सिखाता है। कई लोग कहते हैं कि जब आप पे तनकीद कर रहे होते हैं वो बेसिकली आपको आईना दिखा रहे हैं, या फिर अगर कोई तल्ख हकीकत पे मबनी कोई ख़बर है या कोई डॉक्यूमेंट्री है तब भी यही कहा जाता है कि ये माशरे की हकीकतें हैं और इनको आईना दिखाया जा रहा है। साइकोलॉजी में भी मिररिंग के हवाले से एक पूरा फिनोमेना डिफ़ाइन किया गया है, बल्कि आपके जहन में जो मुख्तलिफ न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर मिरर न्यूरॉन्स का भी नाम दिया जाता है। उन आपके न्यूरॉन पाथवेज़ को जो आपके अंदर कुछ भी सीखने की सलाहियत को उजागर करते हैं। कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा सिर्फ आपको देख कर आपकी हरकत और सकनात को देखकर किस तरह काम करना सीखता है? उसको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, कैसे अपने अपने लिम्स का इस्तेमाल करना है। वो चलना फिरना भी तो आप ही को देख के सीख रहा है ना। फिर उसके बाद जब हम पूरी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें भी यही मिरर न्यूरॉन्स काम करते हैं। लेकिन अब ज़रा इसको और डीपली चले जाते हैं। बच्चों को कुछ सीखने सिखाने तक तो ठीक है, जिस तरह अगर आप किसी बच्चे की तरफ कभी मुस्कुरा कर देखें, और ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स भी हैं आपके लिए, तो बच्चा आपको इमिटेट करता है। शुरू में उसको नहीं पता होता कि मुस्कुराहट क्या है या सैड फेस बनाना क्या होता है, लेकिन या ज़बान चढ़ाना क्या होता है, वो आपको देख के ही मिरर कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी यही सलाहियत हमारे तमाम रिश्तों में आ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम परेशान हैं तो अक्सर हमें कहा जाता है कि अपनी परेशानी अपने दोस्तों से, अपने करीबी जो आपके रिश्तेदार हैं, कोई ऐसा है जिसको आप बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं उस पर, तो ज़रूर उससे शेयर कीजिए, वो आपको अच्छी सलाह या मशवरा देगा। लेकिन आज जो हम खुसूसी बात करना चाह रहे हैं वो ये कि जब हम साइकोलॉजी में इमोशनल मिररिंग की बात करते हैं, यानी जो आपके जज्बात हैं वो भी आप दूसरों से जब टेक ऑन कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक मुश्किलात भी आती हैं। यानी सिर्फ बच्चों की बात ना करें, अगर हम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो कभी कभार उनके हमारे कंसर्न्स में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, जिसकी वजह से हमने अक्सर देखा है कि फ़ैसला लेने में या लोगों को आगे बढ़ने में मुश्किल होती है। इसी तरह ऑफिस एनवायरनमेंट्स में भी लोग जब अपना आइडिया या अपना सोल्यूशन डिस्कस करते हैं, कभी कभार उनको रेजिस्टेंस का सामना होता है। तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारी जो इंटरेक्शन है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, यानी उससे हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? उसके लिए हमारे पास आपके लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले कुछ अपने आप से सच्चे सच्चे सवाल करने की ज़रूरत है। सबसे पहला सवाल आपने ये करना है कि जिस शख्स से भी आप ये बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि घूम फिर कर इसी मौजू पे इसी नौइयत की बातचीत होती है? हर दफ़ा जब ये मौजू उठाया जाता है तो इसी किस्म के जवाबात उस शख्स की तरफ से आते हैं और आप भी वही अल्फाज और वही आर्ग्यूमेंट्स, वही दलाइल दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी वो कॉन्वर्जेशन फ्रूटफुल नहीं है। इसके अलावा अपने पोस्चर पे, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, उस पर भी ज़रा नज़र डालिए। अगर तो एक इनरिचिंग कॉन्वर्जेशन होती है जिससे आप कुछ सीख के निकल रहे होते हैं तो आप अपलिफ्टेड फील करेंगे और आप अपने आप को देखेंगे कि आप में एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके कंधे झुक गए हैं, आपसे चला नहीं जा रहा, आपकी पूरी एनर्जी डिप्लीटेड है, सक्ड आउट है, दैट मीन्स कि वो कॉन्वर्जेशन आपको हेल्प नहीं कर रही है और आप नेगेटिवली इमोशनल मिररिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अपने ओपिनियंस, यानी अपना जो मेरा अपना ख्याल था इस मौजू के बारे में और दूसरे के ख्यालात कुछ इस तरह मिल जाएं कि आपको समझ ही ना आ रहा हो कि ये आपका अपना ख्याल था या उसने कोई बात आपके जहन में डाल दी है और उसकी वजह से अब आप ऐसा सोचने पे मजबूर हो गए। और ये अक्सर अथॉरिटी फिगर्स के साथ होता है। आपके बॉस की कही भी कई बातें या उनकी कई भी कुछ तनकीद आपके जहन में इसी तरह बैठ जाती है। एंड लास्टली, आप कुछ ऐसे मामलात के बारे में सोचने लगते हैं। एक तो अच्छी बात है ना, कोई आपको तजुर्बे से बताता है, लेकिन क्या उन्होंने आपके तमाम खौफ को, आपके जो फियर्स हैं, उनको उभार दिया है? ऐसा भी इमोशनल मिररिंग में नेगेटिव तरीके से होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा सिद्रा, अगर वाकई मुझे ऐसी कॉन्वर्जेशंस हम कर रहे हैं जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ, सास या बहू, या फिर अम्मी अब्बू आपस में, बॉस और एम्प्लॉई, इस किस्म की कॉन्वर्जेशंस कर रहे हैं जहां आप उनको मिरर कर रहे हैं और आपको हेल्प नहीं कर रहा,
तो फिर आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए भी हमारे पास कुछ टिप्स हैं। नंबर 1, आप किसी और से बात करके देखिए उसी मसले के बारे में, क्योंकि अगर आप गोल 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 एक ही मसले पे एक ही जगह घूम रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उसमें फ्रेश एनर्जी आए। किसी और से सलाह मशवरा कीजिए, या फिर थोड़ी देर के लिए उस मसले को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस उसमें डालिए, क्रिएटिवली उस पर काम कीजिए, क्योंकि इस वक्त जिस नौयत की आपकी कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं, हो सकता है अगला बंदा किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहा हो, या आप अपने जो ख्यालात हैं उस पर थोपना या उसकी जो कंसर्न्स हैं खुद अपने ऊपर बैगेज के तौर पे ले लेना, ये आप दोनों के लिए फेयर नहीं है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम माइंडफुल हो जाएं अपनी जो डेली हमारी इंटरेक्शंस होती हैं उसके बारे में। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो हमारे माशरे के आर्टिस्टिक लोग होते हैं वो बड़े हसास होते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो आईना दिखाते भी हैं और साथ साथ दूसरों की जो फीलिंग्स हैं, दूसरों के जो एहसासात हैं, उनको महसूस करते हुए बड़े खूबसूरत क्रिएटिव एक्सप्रेशंस भी निकालते हैं। यहाँ जब हम उर्दू शायरी की बात करें और इस फिनोमेना की बात करें तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है, फैज़ अहमद फैज़ का। आज उनकी एनिवर्सरी भी है, सालगिरह भी है, तो हमने इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट बनाई है। पहले आपको वो दिखाते हैं, एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे विद द टॉप स्टोरीज ऑफ द डे। सो कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन आपकी बहुत सारी ट्वीट्स मेरे पास तक पहुंच रही हैं। आई डोंट नो कि आप देख पाते हैं या नहीं। माय ट्विटर एड्रेस ऑफ कोर्स इज़, माय हैंडल इज़ @सिद्रा इकबाल। मुझे ज़रूर बताइए कि हमारे जो ओपनिंग थॉट्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम आप तक लाते हैं, वो आपको पसंद आ रही है, उस पर आपके क्या ख्यालात हैं। क्या आप भी कभी अपने आप को इमोशनल मिररिंग का शिकार देखते हैं जो कि आपके लिए एक्चुअली नुकसानदेह हो? अब बढ़ते हैं जी आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ आज इन फोकस। जी जनाब, अगर हमने कोई भी उम्मीद वाबस्ता रखनी है पाकिस्तान के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए तो हमारे पास कई मिसालें मौजूद हैं। खुसूसन हम जब पाकिस्तान के बच्चों को देखते हैं, नौउम्र एथलीट्स को देखते हैं, नौजवानों को देखते हैं, तो ये यकीन हो जाता है कि इनका कमिटमेंट, इनका पैशन यकीनन चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। लेकिन सियासी मैदान में आप देख सकते हैं कि इसी तरह एक दूसरे पर तनकीद जारी है। ये भी जमहूरियत का हुस्न है और इसी के ज़रिए मेरे ख्याल में हम हल की तरफ पहुंचेंगे। अब एक दफ़ा फिर हम देख सकते हैं, अगर सियासी मंजरनामे पर नज़र डाली जाए तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला मज़ीद तूल पकड़ रहा है। इस पर PTI का एक मौक़िफ़ है, अपोजिशन जमातें यकजा हुई हुई हैं। खुर्शीद शाह साहब ने एक बड़ा ही सख्त बयान भी दिया है। इसी हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI के वलीद खान साहब और उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या इस बारे में ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम वलीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर दिस मॉर्निंग विद अस। ये बताइएगा कि सादातर जो तनकीद आ रही है, लोगों ने कहा कि जब आप एक दफ़ा मान गए थे, शुरू में भी इसी वजह से ये मामला इल्तिवा में पड़ा था, लेकिन एक दफ़ा जब PTI की हुकूमत ने यह फैसला कर दिया कि शहबाज शरीफ साहब के पास इसकी चेयरमैनशिप होगी, तो अब दोबारा आप तब्दीली की तरफ क्यों जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि एक ऐसा पॉलिटिकल डेडलॉक जिसको अवॉइड किया जा सकता है, इस वक्त मुल्क को इसकी ज़रूरत नहीं है, वो क्रिएट हो रहा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, अभी चंद महीने पहले जब नेशनल असम्बली में कौमी असम्बली की कमेटियों की तश्कील का मामला था, तो उस वक्त अपोजिशन ने एक बहुत ज़्यादा एक महाज बना लिया कि जी जब तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को नहीं दी जाएगी, हम किसी कमेटी में भी नहीं आएंगे। सही। और उस वक्त जो था PTI और हुकूमती पार्टी में भी दो राय पाई जाती थी। एक ये कि जी इनको अकोमोडेट कर लेना चाहिए और दूसरा ये कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और वो नैब की हिरासत में हैं और इस तरह से करना जो है वो किसी भी जमहूरी रवायत के साथ मुताबिकत नहीं रखता। तो बहरहाल काफ़ी देर ये डेडलॉक रहा। और एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अगर आप उस वक्त के जरीदे अखबार सब उठा के देख लें, सारे इदारिये, सारे तज्जा निगार जो थे वो भी PTI की हुकूमत पर ही टूट पड़े हुए थे कि जी ये क्या इन्होंने ये इतना ज़्यादा सख्त जो है रवैया रखा हुआ है इस चीज़ पे। एक शख्स के उस कमेटी पे होने से क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी ज़्यादा अक्सरियत तो उसमें हुकूमती पार्टी की ही होगी। तो इसलिए कोई उनको जो है वो लचक दिखानी चाहिए। और बिल आखिर इसी बात में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी जो थे वो मान गए और वो हमारी पार्टी में जो हिस्सा था जो ज़्यादा लचकदार रवैया रखता था इस पर, वो
गालिब आ गए प्राइम मिनिस्टर पर जी। या समझ लें प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस तरह से फैसला कर लिया बाकी इन सब मौरूजी हालात के पेश नज़र। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ, इसके मैं इनकार नहीं कर रहा, इसलिए मैं इनकार नहीं कर रहा कि ये एक हुकूमत ही का फैसला था और प्राइम मिनिस्टर की, मैं खुद मौजूद था जब प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया हमको, सेनेटर्स की मीटिंग उन्होंने सही मेरे ख्याल 12 या 13 दिसंबर 2018 को की। वली साहब, आपकी बातों से जो मैं गैदर कर पाई हूँ, आपने खुद ही इशारा किया कि जब ये फैसला लिया भी गया था तब भी शायद पीटीआई में दो धड़े मौजूद थे, यानी देयर वाज अ डाइकोटमी ऑफ ओपिनियन। कुछ लोग लचक दिखाने की बात कर रहे थे, वही आपने कहा कि गालिब आ गए। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि यही सूरत हाल है पीटीआई की अपनी, यानी विद इन द पार्टी भी अभी भी शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैनशिप के हटाने के मामले में ऐसा लगता है कि दो राय पाई जाती है। और उसके बाद फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनसे चेयरमैनशिप ले भी ली गई तो फिर किसको चेयरमैन बनाया जाएगा। उस पर भी ऐसा लगता नहीं है कि कोई आपका इत्तेहाद है या कोई कंसेंसस पीटीआई कर पाई है। आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ना मैं इसके कोई मुखालिफ हूँ ना मैं इसकी कोई हिमायत करता हूँ। मैं इसमें अपना कोई राय नहीं रखता क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो भी इस ज़मीन में वज़ीर आज़म मुनासिब समझे वो ठीक होगा। ये ज़रूर है कि मैंने पहले भी आपको पिछले सवाल के जवाब में अर्ज़ किया कि जमहूरियत का हुस्न है कि उसमें इख्तलाफ राय है और इख्तलाफ राय पार्टी के अंदर भी हो सकती है। सही। जिसको सबको पता है इस बात का कि मियां शहबाज शरीफ के तकर्रुर के हवाले से या उनके मुंतखब होने के हवाले से जो है बतौर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह के, उसमें भी ये दो राय पार्टी में पाई जाती थी और एक राय पहले गालिब आई और अब दूसरी राय जो है वो ज़्यादा जो है माकूल लगने लग पड़ी है ये इनके रवैये की वजह से। तो जहाँ तक शेख साहब का ताल्लुक है, इनकी अपनी तबीयत है। शेख साहब की अपनी एक हमारे जो ये मखलूत हुकूमत है या जो उसको कोalition गवर्नमेंट कहेंगे, उसमें एक हमारी वो शराकतदार हैं और उनकी एक अपनी अफादियत इमरान खान साहब भी समझते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और जब हम अपोजिशन में थे तब भी, और वैसे वो मीडिया पर भी बड़ी एक पॉपुलर शख्सियत हैं। सही। और उनका अपना एक तरीका है मामलात को हैंडल करने का। तो वलीद साहब, ये हम जाने कि इस वक्त इस पे कोई कंसेंसस नहीं हुआ है, आप वही मानेंगे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हतमी फैसला होगा। लेकिन फिर जानना चाहेंगे, जिस तरह अब दूसरे आपने कहा कि जमहूरियत का हुस्न है विद इन पीटीआई अगर इख्तिलाफ राय है भी, लेकिन अगर हम अपोजिशन की तरफ देखें वहाँ पर भी महाजराई जैसी कैफियत है। खुर्शीद शाह साहब का जो बयान आया कि अगर शहबाज शरीफ साहब को इस चेयरमैनशिप से हटाया गया तो फिर असम्बली का चलना मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी हद तक नामुमकिन हो जाएगा। इन बयानात को आप कैसे देख रहे हैं? देखें जी, पॉलिटिक्स जो है उसके बारे में यही कहा जाता है कि वो मुमकिनात की एक जो है फन है, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। सो ये अब बहुत लंबी बात हो जाएगी अगर मैं इस पर तबसरा शुरू कर दूं कि पीपल्स पार्टी वाले डट गए हैं उसके ऊपर, और खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि जी अगर शहबाज शरीफ साहब को हटाया गया तो हम फिर असेंबली को जैम करेंगे। इसमें उनके भी अपने मोटिव्स हैं और मैंने जिस तरह से बहुत लंबी बात हो जाएगी क्योंकि दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं उसकी क़यादत जो है वो जिस तरह के मामलात में मुलविस रहे हैं और जो उसकी तफसीलात हैं वो सबके सामने हैं। सो आपको इस बात का तो अंदाज़ा होना चाहिए, आपको भी और नाजरीन को भी, कि पीटीआई ऐसी जमात नहीं है जो ऐसी किसी चीज़ से खौफजदा होती है या इसमें दबाव में आ जाएगी। या लेकिन वही साहब, जैसे आपने खुद इशारा किया कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, तो इस वक्त पॉसिबिलिटीज़ और जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, जो कौमी मफादात हैं, उस पर फोकस करने के लिए क्या आप इस तरह का पॉलिटिकल टर्मोइल अफोर्ड भी कर सकते हैं? ये वो सवाल है जो सबके जहनों पे है। खुसूसन यहाँ पे इशारा करना चाहेंगे जिस तरह सऊदी वली अहद अब पाकिस्तान आने वाले हैं, मुमकिन ब्रेक थ्रू की हवाला दिया जा रहा है, उनकी मुलाकात है, उनका पूरा वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की IMF से मुलाकातें चल रही हैं, वो मामलात भी तय होने वाले हैं। ऐसी सूरत हाल में इस मामले को उठाना और इस पॉसिबिलिटी को इवन फॉर अ मिनट अगर हम एंटरटेन करें कि जी असेंबलीज़ का जैम हो जाना या आपकी एक महाजराई की कैफियत अपोजिशन जमातों से हो जाना, क्या ये मुल्की मफाद में है? इस बड़े टर्मोइल को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब किस तरह अवॉइड करेंगे और ये इकनॉमिक मैटर्स किस तरह आगे बढ़ेंगे? देखें जी, शराइत ही तो हैं जिसकी वजह से इस बात में इल्तवा रहा है जी, क्योंकि हमारी कोशिश ये रही थी। ठीक है, आपने कहा कि हम
माजी में कहते रहे हैं कि हम हाथ नहीं फैलाएंगे, हम किसी से नहीं रुजू करेंगे, किसी से कर्जे नहीं लेंगे, लेकिन जिस हालत के अंदर मईशत को छोड़ के गया हमारे लिए पिछले अदवार की जो है मामलात जिस तरह उन्होंने चलाए उसके हवाले से, जिस तरह से तजारती खसारा रहा, जिस तरह से बैरूनी कर्ज़ों का बोझ मुसलसल इन पिछले 10 सालों में 4 से 6 गुना ज़्यादा बढ़ गया जी। और जो अंदरूनी खसारा है वो जिस तरह के हालात देखे गए, हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं थी। तो बहरहाल उसमें भी फिर हमने पहले दोस्त ममालिक से इसलिए रुजू किया कि जितना मजबूत हम अपने दोस्त ममालिक की मदद से हो सकते हैं, मईशत को जितना मजबूत और अपने पाँव पर खड़ा उससे कर सकते हैं, जितना बेहतर हम उसको कर लेंगे उतना हमें ज्यादा जो है लचक मिलेगी। आपकी प्रायोरिटीज हैं, लचक है। बहुत बहुत शुक्रिया वलीद साहब हमारे साथ मौजूद होने का। और यकीनन ऐसा लगता है कि मुल्क के सामने, हुकूमत के सामने बहुत अहम फैसले मौजूद हैं, बहुत अहम दौराहे पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं। और यकीनन पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलात हैं उसके लिए हमें रिलीफ भी चाहिए और इसमें पॉलिटिकल कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल जी, अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। इस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगी आयशा बराह रास्त हमारे पेशावर स्टूडियो से। जिस तरह के हमने आपको बताया कि ये नन्ही चैम्पियन, शी इज़ ओनली 8 years old और टाइकोंडो मुकाबले में ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इनको दावत दी है, यकीनन वो भी इनसे मुलाकात करेंगे। इनसे बातचीत करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब हम फीमेल एथलीट्स को देखते हैं। पाकिस्तान में मौके भी कम है और बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है, आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, ऐसी फैमिली, ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो आप पे बिलीव करें और आपको पुश फॉरवर्ड करें। बट वी आर सो ब्लेस्ड कि तमाम तर ऑड्स इस तरह के होने के बावजूद हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इतना ज़बरदस्त टैलेंट है और हर शोबे में, हर प्लेटफॉर्म में पाकिस्तानी बच्चे, पाकिस्तानी नौजवान अपने आप को मनवा रहे हैं। आज आपकी मुलाकात कराते हैं आयशा अयाज से, जो कि सवात से ताल्लुक़ रखती हैं। थोड़ी ही देर में हमारे पेशावर स्टूडियोज़ में हमारे साथ बराह रास्त होंगी, लेकिन सबसे पहले उनके बारे में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि इन्होंने माशाल्लाह शी वेंट टू अ कॉम्पिटिशन इन UAE और वहाँ से ये इतनी कम सनी में भी हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। भी है पाकिस्तान और ख़ुसूसन मुझे पर्सनली इस बात की बहुत खुशी है कि हम सवात का जिक्र कर रहे हैं। एक ऐसा इलाका पाकिस्तान का जहां हम देख रहे थे कि शिद्दत पसंदी, एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म से जकड़ा हुआ वो माशरा था, लेकिन हमारी ये जंग जारी और सारी रही और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की उमंगों ने वहाँ पर आप देख सके हैं दोबारा बहाली और खुशहाली लेके आए। और वहीं की बच्ची हमारे सामने आज मौजूद हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। सबसे पहले वेलकम करना चाहूंगी, पेशावर से हमें ज्वाइन कर रही हैं आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? और आप बहुत स्मार्ट लग रही हैं इस ग्रीन जैकेट में। मुझे बताइए, मैं भी रिपोर्ट में देख रही थी कि जब आप घर वापस आए तो सबने आपको हार पहनाए, खूब खुश हुए, फूल डाले आपके ऊपर, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छी लग रहा। बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, जब वहाँ पे कंपटीशन के लिए गई थी और वहाँ पे और दूसरे प्लेयर्स भी थे, उनके सामने डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे परफॉर्म करोगी, जीत पाओगी या नहीं? डर लगता था? नहीं, डर नहीं लगता था। वेरी गुड, इसी तरह बहादुर बनना है। मुझे ये बताओ आयशा कि आपके कितने बहन भाई हैं? मेरे 3 भाई और 2 बहन हैं। 2 भाई हैं। और आप सबसे बड़ी हैं और या सबसे छोटी हैं? मैं सबसे बड़ी हूँ। वो आपसे डरते हैं या आपकी बात सुनते हैं या नहीं मानते, शरारत करते हैं? मेरी बात सुनते हैं। आपके घर में सबसे ज्यादा शरारती कौन है? मेरे भाई। मेरे भाई। अच्छा, मुझे ये बताओ आयशा कि तुम्हारा सबसे ज्यादा फेवरेट खाने में क्या चीज है? जी, खाने में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? अम्मी सबसे अच्छा खाना क्या पकाती हैं? चावल।
चावल, ज़बरदस्त। मुझे ये बताओ अब क्या तैयारी कर रही हो? अब इसके बाद तुमने माशाल्लाह टाइकोंडो में ब्रॉन्ज मेडल लिया है। मुझे किसी ने बताया तुमने ओलंपिक्स में जाना है। इज दैट ये करना चाहती हो? ओलंपिक्स में जाने का ख्वाब है? हाँ, मैंने मेहनत शुरू की है, मैं ओलंपिक के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगी। ज़बरदस्त। मुझे ये बताओ कि ये जो ट्रेनिंग करनी पड़ती है ओलंपिक्स के लिए, उसमें क्या क्या करना पड़ता है? कितनी देर तुम ट्रेनिंग करती हो? जी, कितनी देर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है? जब आप ओलंपिक्स की अब तैयारी कर रही हो तो कितनी देर आपको इसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, फाइट करनी पड़ती है? रोज ट्रेनिंग होती है? अच्छा, मुझे बताओ आयशा, ये शौक कैसे पैदा हुआ था? ये सबसे पहले किसने तुम्हें बताया कि टाइकोंडो तुम कर सकती हो? सबसे पहले कैसे देखा था तुमने टाइकोंडो? मैं अपने अब्बू से सीखा था। जबरदस्त। आज हाँ। तो तुम हमारे साथ पेशावर से मौजूद हो। अम्मी ने क्या कहा था जब तुम जीत के आई हो? तो मेरे अम्मी और अब्बू बहुत खुश थे। बहुत खुश थे। और उन्होंने कोई तुम्हें तोहफा भी दिया, कोई गिफ्ट दिया? हाँ जी। क्या दिया? क्या गिफ्ट में क्या मिला? गिफ्ट में टॉयज मिले, खेलने के खिलौने वगैरह मिले आपको? हाँ। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच आयशा कि आप हमारे साथ मौजूद थे। ये आपने देखा नन्ही परी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। हमारे पास जो ताज़ा तरीन इत्तलाहात हैं उनके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इनसे मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की और बहुत जल्द हम देखेंगे कि इनको PM हाउस भी बुलाया जाएगा। ये वो बच्चे हैं जिनकी वजह से हमें एहसास होता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है और यकीनन चाहे इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के ये जो मज़ालिम हैं, ये साए जितने भी गहरे क्यों ना हो, हम अपनी ज़मीन को, हम अपनी उमंगों को कभी भी ज़ायल नहीं होने देंगे। इसमें मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा हाथ रहा है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का। जिस तरह के हम देखते हैं कि सवात में यही नन्हे बच्चों की जो दर्सगाहें थी, जो स्कूल्स थे, उनको तबाह किया गया। इनकी ज़िंदगियों को बिल्कुल एक तरह से पैरालाइज़ करने की कोशिश की गई। लेकिन आयशा जैसे बहुत सारे बच्चे इस बात से कमिटेड हैं कि वो अपना फ्यूचर अपने हाथों से लिखेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। और जिस तरह हमने आपसे मुलाकात कराई आज कमसन आयशा की, आज हमारा जो बिग क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। हमने कुछ दिनों पहले यानी हम इन मौज़ूआत पे बात कर रहे थे कि शादी की सही एज क्या होती है, इसके अलावा दूसरी शादी किन सिचुएशंस में होती हैं, लोगों की तवक्कुआत क्या होती हैं। तो हमारे जहन में एक बात आई और एक कॉलर ने भी इस पर जिक्र किया कि आज की जो लड़कियाँ हैं उनकी तवक्कुआत और उनकी एक्सपेक्टेशंस शादी से बहुत मुख्तलिफ हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। इसी पे आज हम बात करेंगे, ये हमारा लार्जर डिस्कशन टॉपिक होगा। क्या आप समझते हैं कि पहले तो कहा जाता था, रिवायती तौर पे बुरा बनाया जाता था लड़के वालों को कि उनकी डिमांड्स बहुत होती हैं जिसकी वजह से रिश्ते हो नहीं पाते, शादियाँ चल नहीं पाती। लेकिन क्या अगर हम पलट के दूसरी तरफ से भी इस तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो क्या ख़वातीन और लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गई हैं? ये हमारा आज का सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक विद इट। वेलकम बैक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम आपके लिए लेके आए हैं। कॉल लाइंस हमारी खुल चुकी हैं, हम बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। हमारी एक कॉलर ने ही हमें ये रेकमेंड किया था कि आप ये भी ज़रा कभी बात करें कि लड़कियों की क्या एक्सपेक्टेशंस और डिमांड होती हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, वोकैबुलरी, हमारे यहाँ अल्फाज जब हमारे पास नहीं होते तो हम अक्सर गलती करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ वेडिंग और मैरिज दोनों के लिए हम शादी ही इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम कहते हैं ना कि शादी से क्या एक्सपेक्टेशन है लड़की की, तो हमने सारों ने बड़ी सारी रोमांटिक मूवीज़ देखी होती हैं। हमें लगता है कि कोई शाहरुख खान आएगा,
फूल लेके आएगा, घर वालों को छोड़ के हमारी ज़्यादा कदर करेगा, लेकिन ऐसे में हम ये भूल जाते हैं कि दैट इज़ प्रॉबली जस्ट अ प्रिपरेशन ऑफ वन डे। उसके बाद जो ज़िंदगी का सफ़र शुरू होना है, उस अज़दवाजी ज़िंदगी से आपकी क्या तवक्कुआत हैं और अगलों की आपसे क्या तवक्कुआत हैं। जब हमारे बड़े बुज़ुर्ग आपको ये कहें और ये सलाह दें कि भाई शादी कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है, तो पहले तो शायद लोग सुन लेते थे, लेकिन अब ये लफ्ज़ कॉम्प्रोमाइज़ ही लड़कियों को बहुत बुरा लगता है। कहती हैं कि क्या मतलब, इतना पढ़ा है लिखा है, कई मामलात में इससे बेहतर दुनिया को देखती हूँ, प्रोफेशनल हूँ, तो क्या अब भी मुझे अपनी ही पसंद नापसंद को कुर्बान करना पड़ेगा? क्या यही मतलब निकलता है कॉम्प्रोमाइज़ का? ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज़ शो, क्योंकि हम बात करेंगे कि लड़कियों की और ख़ास तौर पे लड़की वालों की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं अज़वाजी ज़िंदगी से। ये तो सबको पता है कि जी अच्छी से बहू आ जाए, घराना चलाए, लेकिन लड़की जब इस रिश्ते में जा रही होती है तो उसने अपने जहन में क्या खाका बनाया है, आज ज़रा इस पे बात करते हैं। और आज जो हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है वो इस मसले को बहुत करीब से देखता है, बिकॉज अपने अपने तरीके से दे डील विद अ लॉट ऑफ यंग वुमेन, दे डील विद अ लॉट ऑफ यंग फैमिलीज़ जहाँ पे ये बात होती है, जहाँ पे लोग शादी के लिए जा रहे होते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरी बहुत अच्छी दोस्त मोना जे हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ एन एक्सपर्ट ब्यूटिशियन एंड स्टाइलिस्ट, और इनके पास बहुत सारी यंग ब्राइड्स, यंग वुमेन दे कम टू हर। और मैं अभी ये थोड़ी देर पहले इनसे यही बात करी थी कि कई ऐसी होती हैं जो पहली दफ़ा अपना प्रोफेशनल मेकअप करा रही होती है, तो उनकी क्या ख्वाहिशात और तवक्कुआत होती हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर मोना। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और आप ही के साथ, थैंक यू वेरी मच, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं मिसेस मुमताज़ कुरैशी। हम सब इनसे वाकिफ़ हैं, शी इज़ बिन अ मैच मेकर सिंस 1980, लेकिन इनसे भी जानेंगे कि भाई अब जो ये हम कहते हैं कि जनरेशन के बाद जनरेशन और बड़ी तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, तो ये वो कौन सी तब्दीली है और लड़कियों को कौन सी चेंजेस से बचना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए नुकसानदेह है। सो थैंक यू वेरी मच मिसेस कुरैशी फॉर बीइंग हियर। आपका इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया, और मैं आपकी तवज्जुह से अपने तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम सबकी तरफ से। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। मैं इनको मिरेकल वर्कर कहती हूँ, इसलिए क्योंकि इन्होंने एक तो बहुत कम उम्री में इन्होंने सोचा कि ये शादी कर लेंगी। अच्छा जी, शादी कर ली, फिर उसके बाद ये यमी मम्मी बन गई, लेकिन उन्हें वहाँ पे बस नहीं की, उसके बाद ये एंटरप्रेन्योर भी हैं एंड शी रन्स अ पेज विच इज़ ऑल अबाउट ब्राइड्स एंड वेडिंग्स। सो शी हैज़ द पल्स ऑफ द यंग वुमेन। और ख़ास तौर पर मैं पर्सनली कहना चाहूँगी कि इनका जो प्रोडक्ट है एज एन एंटरप्रेन्योर, वैसे तो हम देखते हैं कि इट्स ऑल द रेव टुडे, अगर आपके पास कोई सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है, कोई अच्छा आइडिया आपके पास है, तो अब ख़वातीन चाहती हैं कि उस पर वक्त और एफर्ट और टाइम स्पेंड करें। बट शी केम अप विद एन आइडिया जो कि जनरेशन से इनके पास मौजूद था, एंड शी इज़ लॉन्च्ड हर ओन लाइन ऑफ हेयर केयर। और मैंने बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं पिछले 10 साल से, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, तो हमने हर तरह का एक्सपेरिमेंट अपने बालों पे कर लिया, लेकिन आई कैन पर्सनली वाउच फॉर Alize's अमेजिंग लग्जरी इन ऑयल प्रोडक्ट। तो अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल ऑन हर पेज। लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू, हमारे साथ मौजूद हैं Alize शायान रहमान। थैंक यू Alize फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, इट्स एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ योर शो। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं प्रोग्राम की और इस कॉन्वर्जेसन की शुरुआत मिसेस कुरैशी आपसे करना चाहूँ, आपने शुरू में आके आपने कहा कि जी शादी चलाने के लिए ख़ास तौर पर लड़कियों को ये इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी। ये जैसे ही कोई कॉम्प्रोमाइज़ की बात करता है ना, लड़कियां बिपर जाती हैं। नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है कि थोड़ा सा आप घर को ऑब्जर्व करें। सही। आप एक घर से दूसरे घर में आई हैं, तो उनके आगे पहले एक क्वीन बैठी हुई है, आप जाते ही क्वीन नहीं बन जाएंगी। सही। पहले शहजादी बन के जाएं, फिर ज़माना आप ही का है। हाँ। आप थोड़ा सा अगर आप पढ़ी लिखी लड़की हैं, तो मैं तो हैरान होती हूँ कि पढ़ी लिखी लड़कियां तो अपने ऑफिस में जाती हैं, हर एक का टेम्परामेंट देखती हैं, अपने बॉस का भी देखती हैं। उसके बॉस की कई बात इतनी बुरी लगती तो क्या आप पकड़ के मुंह पर जवाब दे देती हैं? आप थोड़ा सा देखें, एक बड़ी औरत उधर बैठी हुई है, अगर थोड़ा सा किसी बात पर कह भी दे तो कोई बात नहीं। आजकल तो वैसे साथ से खुद भी बहुत डरती हैं। अच्छा मिसेस कुरैशी, जब आज आप लोगों की मुलाकात कराते हैं, हमारे यहाँ जैसे होता है कि रिश्ते के लिए लोग आपस में मिलते हैं, तो पहले कहा जाता था कि लड़के वालों की बड़ी डिमांड्स है, लड़की वालों की डिमांड्स क्या होती है? लड़की वालों की आजकल डिमांड्स यही है कि वैसे तो ज्यादा ये है कि पढ़ा लिखा लड़का हो, अच्छी जॉब पर हो। हाँ। और छोटी फैमिली, शक्ल की लड़की बहुत, लड़का भी खूबसूरत हो। तो मैं तो उनको कहती हूँ कि भाई बड़े इधर हमारे घर इंटीरियर से आए हुए हैं लोग, खूबसूरत, उनसे कर लो। लड़कों की सलाहियत देखनी चाहिए। सही। कि लड़का पढ़ा लिखा है, बातचीत में कैसा है,
और अगर वाकई में पढ़ा हुआ है तो पढ़ा हुआ लगता है, बात पढ़े हुए भी जाहिल होते हैं। अच्छा, अक्सर लोग मिसेस कुरैशी जब शादी हो जाती है लड़कियां कंप्लेन करती हैं कि जी हमें पहले अंदाज़ा नहीं था लेकिन हमारे हस्बैंड मिजाज के बहुत तेज़ हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो ये चीज़ तो कभी कोई जज ही नहीं कर सकता। और अगर ऐसी सिचुएशन कोई लड़की फेस करे तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? मैं उसको ये मशवरा देती हूँ कि बेटा आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त थोड़ी देर खामोश हो जाओ, उसके बाद तुमने बिल्कुल आराम आराम से बात करनी। नाराज हो, मैं लड़कियों को बिल्कुल ये नहीं कहती कि दब जाओ, दबने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा अक्लमंदी से करो। एक औरत, अब मैं हूँ, आई एम 76 ईयर्स ओल्ड, अब मेरे सामने मेरी बहू अगर 30-35 साल की वो मुझे लेक्चर देगी तो थोड़ा मुझे हर्ट होगा। आप ज़रा उनकी देख लें, अपने घर में भी अपनी माँ की मिजाज को देखती हैं, लेकिन माएँ जो कुछ भी कह दें और बेटियाँ जो कुछ भी जवाब दे दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सासों को आप फोन लाइंस खुली हुई हैं जी, लड़कियां हमें ये कॉल करके बताएं कि उनकी क्या डिमांड्स हैं, वो क्या चाहते हैं, और यहाँ हमारे पैनल से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके सामने क्या क्या सिचुएशंस आती हैं। अलीज़ा, यू डिसाइडेड टू गेट मैरिड यंग, वर यू प्रिपेयर्ड फॉर शादी? जो उसके बाद हुआ, जैसे सबने कहा ना पापा की परी शहजादी तो आप थी और आपने बड़ी खूबसूरत सी आपकी शादी की तकरीब भी हुई होगी, तो उसके बाद जो सिचुएशंस आती हैं, डू यू थिंक अ गर्ल, एंड आपकी अब पर्सनली बात करूँ, आप तैयार थी उसके लिए? आई थिंक एट दैट पॉइंट इन टाइम मैं शादी के लिए प्रिपेयर्ड थी, बिकॉज नेचुरली मेरी मदर जो है शी वॉज अ वेरी बिग सपोर्ट सिस्टम फॉर मी। तो वो हमेशा समझाती थी कि बेटा घर जाना तो कॉम्प्रोमाइज़, हमेशा ये समझो कि शादी जो है वो टीम वर्क है। सही। आपको मुकाबला नहीं करना जाके किसी से, आपको ये नहीं सोचना कि शौहर मेरा कंपेटिटर है या सास जो है वो मेरी अम्मी, नहीं, आप खुद एक अच्छे इंसान बने, आप ऑटोमेटिकली जब सबको इज्जत देंगे आपको इज्जत मिलेगी। सही। लेकिन जब आप कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं किसी नए घर में, आई थिंक वहाँ से प्रॉब्लम्स आपकी स्टार्ट होती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि शादी से पहले के मामलात, मोना यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस, कि जब शादी तय हो जाती है और उसके बाद थोड़ा अरसा आप तैयारियां मिलके फैमिलीज़ करिए ना कि जी अच्छा ये कुछ जगह पे लेन देन या तोहफे तहाइफ का मामला है या एक्सपेक्टेशंस का कि जी हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें ये दिया जाए, वहीं से ग्रीवियंसेस के ना बीज बोने शुरू हो जाते हैं। वो लड़की वो बेचारी उस वक्त तो ना घर की ना घाट की होती है, अचानक से आपके घर में अगर शादी की प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं तो आपके कजन्स कहते हैं तुम्हें नहीं बताएंगे, तुम वहाँ बता दोगी तो वो तो बेचारी अपने घर में भी अपनी नहीं रहती। तो वहाँ से जो वो मेरे ख्याल में इनहेरिट कर रही होती है, अगर प्रॉब्लम्स हैं, घर में प्रेशर आ रहा है, वो ये सारा गुबार लेके जाती है। वहाँ पे क्या करना चाहिए? एक जो बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी का अलमिया आप कह लें आजकल है, वो ये है कि लोग बहुत मटीरियलिस्टिक अप्रोच रखने लगे हैं। बाद में शादी किस तरह जो दो लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है, फैमिली के साथ लड़की ने रहना, बात ये होती है बरी कैसी है, जहेज़ कैसा दिया, कितना सामने वालों ने दिया, कितना हमें देना चाहिए। लड़की अपने जोड़े की फ़िक्र में रो रही होती है, मेकअप मेरा कैसा होना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों में फंस चुके हैं। बाद में हमें किस तरह डील करना है फैमिली मेम्बर्स के साथ, शौहर को किस तरह हमें साथ लेके चलना है, इस पे मैंने देखा कोई बात करना ही नहीं चाहता। सही। और अगर बात की जाए तो वो इसी बात से शुरू होती है कि शौहर ने तो अगर डांट दिया तो शौहर की तो ऐसी की तैसी कर दो। नहीं, लेकिन अलीज़ा वो जो हम बात कर रहे हैं कि लड़की तो एक ब्लैंक स्लेट की तरह जा रही है ना मोना, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस ब्राइड्स जहाँ पे अगर पर्सनालिटीज़ डोमिनेटिंग है तो वो एक दूसरे को चैलेंज भी तो करती है ना, ये पर्सनालिटी का डिफरेंस है। अब अगर मिसाल के तौर पे लड़की की शादी का जोड़ा, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि सास की पसंद का होगा या लड़की की अपनी पसंद का होगा, एंड देयर वहाँ पे डैगर्स ड्रॉन ना, तलवारें निकल आती हैं म्यानों में से। तो फिर ऐसे मसलों को कैसे सॉल्व करना चाहिए? देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स थी ये कुछ ज़माने पहले ज़्यादा थी। अब से जब से एजुकेशन ज़्यादा है, लड़कियां पढ़ी लिखी आ रही हैं, तो अगर कभी कभी ये भी होता है कि जब हमने जोड़ा देखा है उसी वक्त उनका जोड़ा आया है। हाँ। सांस लेके आई है उसी वक्त उसने भी देखा है, हमने भी देखा है, और वो नहीं भी अच्छा होता तो बेचारी कहती है चलो कोई बात नहीं। हाँ। ये कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। लेकिन उसका तो बड़ा दिन है ना। लेकिन आपके पास अगर सैलून में कोई आए, यानी वलीमे की ब्राइड अगर है
और साथ में सास भी आई और सास की ख्वाहिश है कि बस जी सारों की निगाहें मुझ पे होनी चाहिए, वो जो एक चैलेंजिंग पोजीशन आती है, तो आप कैसे हैंडल करती हैं उसको? सांस के ऊपर निगाहें होनी चाहिए। हाँ, कि वो आते ना कहते हैं मुझे भी बहुत ज्यादा, या नन कोई ऐसी हमारी वलीमे की ब्राइड शादी से अच्छी लगनी चाहिए। अच्छा, इस तरह ज्यादा होता है। लेकिन हमने कभी कभार देखा है ऐसे रिश्तेदार जो आपको देख के समझ आया आप शादी वाले दिन लाल जोड़ा क्यों अपनी शादी का जोड़ा पहन के आ गई हैं। तो अच्छा, एक बार ऐसा हुआ था, बाहर से कुछ लोग आए थे, आई थिंक ओमान से या मस्कत से आए थे, 3 नंदे थी, एक ब्राइड को लेके आई थी। उसने ब्राइड के लिए पार्टी मेकअप बुक कराया और अपने लिए तीनों ने ब्राइडल मेकअप बुक कराया। वाओ, दैट वाज लाइक शॉकिंग। या और वो दुल्हन बेचारी रोए जाए कि मैं तो इतनी बुरी लगूंगी, शी वाज रियली प्रिटी, मैं तो बुरी लगूंगी, इन लोगों ने तो ब्राइडल मेकअप कराया, मेरा तो पार्टी मेकअप करा दिया है, तो मैं क्या करूं। तो but then I did the bridal makeup for her and she looked even better than them. लेकिन मुझे बताएं यहाँ पे आपके सहन में क्या आया कि ये जेलसी फैक्टर था? क्या हो जेलसी फैक्टर, और वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, तो नंदे चाह रही थी कि वो हमसे ज़्यादा अच्छी ना लगे, हमारी जो एक फैमिली में एक वो है मेंटेन रहे कि वी आर द बेस्ट। वो क्योंकि वो ज़्यादा खूबसूरत थी, छोटी थी, यंग थी। हाँ। तो अच्छा, मैं इधर लोगों को ये कहती हूँ, बाज़ औक़ात लोग आते हैं कि जी हमारी भाभी बड़ी खूबसूरत हो, रंग गोरा चिट्टा हो फलाओ। मैंने कहा कल को तुम फिर जिस वक्त तुम्हें देखने लोग आएंगे तो वो कहेंगे ऐसी हमें चाहिए। बेटा अपने से मिलती जुलती देखो, अपने से मिलती जुलती देखो। तो जेनेटिक पूल को बहुत ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है, और फिर जैसे हो वैसे ही रहो। और फिर जब खूबसूरत लड़की आती है ना, उसको शुरू से लोगों ने पैम्पर किया होता है बहुत खूबसूरत, तो वो समझती कि उधर भी पैम्पर करेंगे मुझे लोग, और उधर बाज़ों का तो वो समझती कि मैं तो बिल्कुल एक एक्स्ट्रा हूँ, लेकिन उधर ये होता नहीं है, फिर उसको बेचारी को बड़ा वो होता है। अच्छा, वैसे इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। हम एक ब्रेक के बाद आएंगे और वापस बात करेंगे कि घरों में जहां आप बेटियों को बहुत ऑनर करते हैं, और अच्छी बात भी है, उनका हक है, लेकिन कुछ लड़कियां जो वाकई बहुत खूबसूरत होती हैं, उनको आप सिर्फ खूबसूरत का लेबल इतना ज़्यादा लगा देते हैं कि फिर आप उनको किसी काम का नहीं छोड़ते। वो चाहते हैं कि अगले लोग भी उनकी खूबसूरती की ही दास्तानें गर्दानते रहें, है ना। वो हर वक्त यही सोचती रहती है कि बस मैं आप कौन है, मैं खूबसूरत हूँ। उसके बियॉन्ड क्या हूँ उसको पता नहीं होता। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी, मैं मिसेस वकास बात कर रही हूँ, झेलम कैंट से। जी मिसेस वकास, क्या कहना चाहेंगे हमारे आज के टॉपिक के हवाले से? जी, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया। हेलो। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली आपके प्रोग्राम में, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है आप। थैंक यू वेरी मच। आपने तो वाकई मेरा दिन बड़ा अच्छा कर दिया। जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। हमें एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, मैं आपसे ऑफलाइन बात करती रहती हूँ और आपसे जानूंगी कि आप हमारे आज के टॉपिक के बारे में क्या सोच रहे हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि लड़कियों की क्या डिमांड्स हैं, वो अपनी शादी से, अपने होने वाले शौहर से क्या एक्सपेक्ट करती हैं। आप हमें कॉल करके बताइए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब शादी के मामला तय पाते हैं या अरेंज मैरिज की सिचुएशन है, तो लड़के वालों और लड़की वालों की डिमांड्स क्या होती हैं। जो नॉर्मल बातें हैं जो हम जानते हैं, जिनके बारे में उसका तो जिक्र यहाँ पे हुआ ही कि जी लोग अच्छे ख़ानदान में शादी करना चाहते हैं, लड़का और लड़की दोनों खुश शक्ल हों, एक जैसा रहन सहन हो। लेकिन यहाँ पर ये बात करनी भी ज़रूरी है कि बहुत सारी शादियाँ क्योंकि अगर अरेंज मैरिज के रूट से जाती हैं तो कई लोगों के एक्सपीरियंसेस बहुत बुरे भी होते हैं। उसमें कई दफ़ा लड़के और लड़की को रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ता है। उसकी वजह से उनके मिजाज में और उनके ज़िंदगी को देखने के नज़रिए में क्या तब्दीली आती है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अलीज़ा, व्हाट वुड यू से कि एक लड़की है, उसने पहली 2-3 दफ़ा तो वो बड़ा सच धज के, बड़ा पॉजिटिव होके लोगों से मिलने के लिए गई, मगर 2-3 दफ़ा जब इनकार हो गया तो फिर उसके अंदर भी तो कोई तब्दीली आई ना, उसके अंदर भी तो एक गुस्सा आया जो किसी ने समझने की कोशिश ना की। मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन। ये दोनों तरफ से मैंने नोटिस किया, ये चीज़ सामने आती है। सिर्फ लड़कियों को रिजेक्शन नहीं मिलती है, लड़कों को भी रिजेक्शन मिलती है। सही। और आजकल के दौर में मुझे लगता है लड़के बेचारे ज़्यादा रिजेक्ट
किए जाते हैं बनिस्बत लड़कियों के। सही। और यकीनन ये है कि आपके मिजाज में ज़रूर तलखी आ जाती है, आपका बहुत ज़्यादा आप अपने आप तकलीफ में भी होते हैं, तकलीफ में आप आते हैं, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगता है कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है। सही। और यही वजह है कि मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा या मुझसे कोई शादी नहीं कर रहा। और फिर नेचुरली सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है कि आपकी एज निकली जा रही है और फिर लोग आपसे बहुत सवाल करते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर है, लेकिन मैं ये भी साथ कहूँगी कि आई थिंक लड़कों को, बेचारों को, मैं बेचारे बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल लड़के बेचारे हैं। हाँ। लड़कियाँ एक जो एम्पावरमेंट की आजकल सोच डेवलप हो गई है, आजकल उस एम्पावरमेंट से मतलब ये निकाल लिया है लड़कियों ने कहीं ना कहीं कि शादी करने के बाद या शादी से पहले हमें ये हक है कि हम अपनी पसंद, अपनी राय, हर चीज़ इस तरह रखें कि शादी होती है होए, नहीं होती ना हो। और अपना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आपने हार्ड स्टांस ले लिया जिसमें कोई लचक और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। पहले ये अब जो एट्रीब्यूट्स थे ये आप लड़के से या लड़के वालों से एसोसिएट करते थे, अब यही तलखी, यही हार्शनेस लड़की की तरफ भी आ गई, जिसकी वजह से साथ निभाना या चीज़ों का चलना मुश्किल हो गया। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपका टॉपिक बड़ा अच्छा और बड़ी मैच्योर डिस्कशन हो रही है। थैंक यू सो मच मैम। कि आप क्या कहना चाहेंगी, आप क्या नोटिस करती हैं लड़कियों के मिजाज या उनकी डिमांड्स में? आप समझती हैं कि कोई तब्दीली आई है शादी के हवाले से? जी बहुत आई है, लेकिन उसकी वजह भी मैं लड़कियों को जरा कसूरवार कम समझूंगी। जी, तब्दीली तो ये आई है कि लड़कियां वो हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती। सही। क्योंकि वो जॉब कर रही हैं, वो कह रही हैं बस हम कमा रहे हैं यही काफी है। बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन जहाँ उनको ये होता है कि शादी के बाद मसले वहीं बढ़ते हैं जहाँ आप उनको जिम्मेदारी देते हैं। बिल्कुल। वो घर का काम करना नहीं पसंद करती। अब क्या है, सास को भी देखो, शौहर को भी नाश्ता दो, ये करो, रात को आओ। स्पेशली जब फैमिली थोड़ी ग्रो करती है, बड़ी होती है, उसके बाद तो वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाती है। आपने एक बहुत अच्छी बात की, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कॉल। और इसको मैं इस तरह आगे बढ़ाऊंगी कि आज प्रोग्राम की शुरुआत भी मैंने एक साइकोलॉजिकल टर्म से की थी, इमोशनल मिररिंग। कभी आपने ये सोचा है कि हम अपने पेरेंट्स का, क्योंकि वो पहला मैरिड कपल होता है जिसको हम नोटिस करते हैं कि अज़दवाजी ज़िंदगी, ये रिश्ता कैसे निभाया या चला जाता है, जब भी हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं उनकी कुछ चीज़ें उनकी शादी की हमें बहुत पसंद होती हैं, लेकिन क्योंकि अब उनके बच्चे होते हैं, उसी घर में बड़े हुए होते हैं, तो उनकी कुछ चीज़ हमें बहुत बुरी भी लगती है। तो हर इंसान ये कोशिश कर रहा होता है, उसको अपनी शादी से वो अच्छी वाली सारी चीज़ें चाहिए और वो बुरी वाली चीज़ कोई भी नहीं चाहिए। इस कश्मकश में भी चीज़ें ख़राब होती हैं। खुसूसन लड़कियों के मामले में अगर कहा जाए तो आप ये देखिए कि हमारी पिछली जनरेशन्स में फिर भी प्रोफेशनल्स कम थी। आज अगर हर लड़की पढ़ी लिखी काम कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी वालदा भी काम कर रही होती। तो एक मुझे लगता है कि मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशंस भी है। मोना, जो वालदा या जो लड़की की माँ थी, उसने क्योंकि कभी काम नहीं किया, वो अक्सर लड़की को ये सीख दे रही होती है, भाई हमने तो जैसे जैसे गुजार ली, हमसे तो बहुत हमारे साथ नाइंसाफियाँ हुई हैं, तुम ये बिल्कुल बर्दाश्त ना करना, तुम्हें पढ़ाया लिखाया इसलिए है ताकि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो। क्या इसकी वजह से भी खराबी आ रही है? नहीं, मैं नहीं समझती कोई माँ इस तरह कहेगी कि ना तुम बिल्कुल बर्दाश्त ना करना, या इस तरह नहीं कहती। बट ठीक है, ये ज़रूर कहती हैं कि ज़रूर अपने घर को संभाल के रखो। मतलब मेरी माँ ने तो मुझे यही कहा था कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, दो आई वॉज मैरिड वेरी अर्ली। तो बट ये कि अपने घर का ख्याल रखना और कभी भी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करना, अपने राइट का ज़रूर ख्याल रखना, मगर ये नहीं कि गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करना, ना किसी को गलत चीज़ें किसी के साथ करना। अच्छा जी, एक कॉलर से बात करते, फिर मैं मिसेस कुरैशी के सामने यही सवाल लाऊंगी कि क्या जो लड़कियों की माएँ उनको कभी कभार जो मोहतात कर रही होती हैं, क्या उससे ख़राबी पैदा हो रही है? यानी पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सिद्रा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सिद्रा, मैं खौला बात कर रही हूँ कराची से। बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ जी जी। और इस वक्त हमें फैमिली इश्यूज में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे यहाँ खुला की डिमांड, डिवोर्स की डिमांड लड़कियों की तरफ से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ओके। और कहीं ना कहीं मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि यस, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था तो मुझे बेहतरीन माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। बिल्कुल। वो माएँ जो अनएजुकेटेड थी या जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं थी, उनको उनकी बेटियों ने ये आइडियलाइज किया कि ये इसलिए सप्रेस हो रही थी या डिप्रेस क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं थी। अब हम इंडिपेंडेंट है, वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू वी कैन डू इट। सही। दैट अप्रोच इज सच अ नेगेटिव अप्रोच। और यकीन करें, हमारे पास एक हफ्ता
15 दिन, 1 महीने पुरानी शादी के साथ लड़कियां आ रही हैं और वो डिवोर्स और खुला के लिए कोर्ट्स में आप समझती हैं मैम, क्योंकि आप खुद भी एडवोकेट हैं, कि हमारे माशरे में शायद एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा आ गई। पहले बहुत मायूब समझा जाता था कि जी खुला हो गई है या तलाक हो गई है, अब हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, यानी ज़रूर कोई मसला हुआ होगा। पहले तो लोग यहाँ तक कहते थे कि जी अगर तलाक हुई है तो खामी या गलती लड़की की ही होगी, लेकिन अब ये सोच भी बदल गई है। बिल्कुल ये सोच चेंज हो गई है। हम बेसिकली अपने आप को मॉडर्निज्म की तरफ लेके जा रहे हैं जी। हम ये कह रहे हैं हम एजुकेटेड हैं, जबकि हम एजुकेशन सिर्फ डिग्रियों की हद तक आके हम में बेसिक अवेयरनेस खत्म हो गई है कि हाउ टू मेक अ फैमिली, हाउ टू टेक केयर ऑफ द फैमिली। बिल्कुल सही। नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट कि बेसिकली नोबडी नोज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए फैमिली। आज आप वेस्टर्न मॉडर्न वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाएं, वहां पे अब काउंसलिंग के जरिए वो दोबारा फैमिली सिस्टम की तरफ आ रहे हैं और हम फैमिली सिस्टम से निकल रहे हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर दैट कॉल एंड फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट कि थोड़ी सी लचक, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? चल एक पॉइंट था, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। जी, माइंडसेट वहाँ पर जो होता है शादियों के लिए जी, ये होता है कि अच्छी शक्ल की हो, अच्छे खानदान की हो ना, लेकिन टॉलरेंस आई बिलीव दोनों तरफ से नहीं दिखाई जाती है। सही। सो अगर लड़की एजुकेटेड है तो पहले से एक परसेप्शन बना लिया जाता है कि ओ बिकॉज शी इज अर्निंग तो वो घर का काम नहीं करेगी। आई माई सेल्फ is a housewife nowadays, लेकिन I have worked for 12 years। आपको लगता है if I may ask you कि लड़कियों को बहुत अरसा अपनी शादी में अपने आप को प्रूव करने में ही लग जाता है कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, हाँ मैं बहुत मिलनसार हूँ, इसके लिए बहुत सारे सबूत देने पड़ते हैं? Exactly, because there are many judges to judge her, you know. Many judges to judge her. Very, very, aptly put. बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते, ब्रेक से वापस आएंगे। शुरुआत में मिसेस कुरैशी से करूंगी कि क्यों भाई ये चक्की पिसिंग जिसमें अपने आप को प्रूव ही करते रहें, और दूसरा ये कि खराबी कहाँ से पैदा होती है। We'll take a short break and we'll be right back. वेलकम बैक। वक्त कब, मुकाबला सख्त। फ़ौरन बात को दोबारा वहीं से शुरू करते हैं। मिसेस कुरैशी, आप क्या समझती हैं जो हमने अभी कहा कि जनरेशन्स का फ़र्क तो है। कई लड़कियां ये समझती हैं कि जो कुछ हमारी माँ ने सहा है, और हो सकता है उनकी मैरिज में जो भी प्रॉब्लम्स हों, उसको समझती हैं कि जी अम्मियाँ इतनी ख़ुद मुख्तार नहीं थी, इतनी इंडिपेंडेंट नहीं थी, अगर वो कहीं नौकरी कर रही होती तो शायद उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल थे वो उनको हल ना करती। ये सारे ख़यालात भी लड़की के जहन को पोल्यूट करते हैं। आप इसको समझती हैं कि ये वजह है? तो माएँ जो होती है ना, अच्छी माएँ जो सेक्रीफाइस जो उन्होंने किया होता, वो बेटियां अगर आके कोई इशू लेकर आती हैं तो वो कहती हैं बेटे मैंने तो इतना कंप्रोमाइज किया, कोई बात नहीं, कोई ये बात तो जरा सी बात। हाँ, जरा सी बात। हाँ। मैं माओ से ज्यादा देखती हूँ फ्रेंड्स, और नंबर 2 बहन में। हाँ। वो ज्यादा उसको करती हैं। अगर एक बहन है उसका मियाँ बिल्कुल ही उसके हर बात मानता है, हाँ। तो वो समझती कि उसकी बहन का भी मियाँ हर बात उसकी सुने। हाँ। तो इससे इधर बात हुई नहीं, उधर अमेरिका पहुंच गई। एक तो फेसबुक है, मैसेंजर है, 1 मिनट में से इंस्ट्रक्शन आनी शुरू होगी, बहन ये नहीं करना, देखो एक दफा दब गई तो दब गई। माएँ फिर भी थोड़ा बाज़-औक़ात वो कर देती संभाल लेती हैं, समझा देती हैं। अच्छा, आपने अभी फ्रेंड्स का यहाँ पे जिक्र किया मिसेस कुरैशी, फ्रेंड्स भी सही एडवाइस नहीं देती हैं ऐसे? नहीं, बाज़-औक़ात बिल्कुल गलत देती हैं, बिल्कुल गलत देती हैं। वो देखना चाहिए, वो कहते हैं ना कि लोगों के उससे पहचाना जाता है बंदा कि कौन से किस किस्म का सर्कल है आपका। मुझे अपना तो याद है कि मैं बेरूत में थी, एक मेरी फ्रेंड बनी, वो हर बात में मुझे कहा हाय तेरे ससुराल वाले, हाय तेरे ससुराल वाले। मैंने कहा ये रोजाना मुझे ससुराल की बातें करके भड़काती है, आप यकीन जाने मैंने उससे दोस्ती खत्म कर दी। हाँ। अच्छा, यही बात अगर अली से आपके पास लेके आऊँ, वक्त मेरे पास बिल्कुल ही लास्ट फ्यू मिनट्स रह गए। सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे तनाव बढ़ता है एंड ऑलमोस्ट यू वांट टू कन्फ्रंट द अदर पर्सन कि ये क्यों कहा। इसको अवॉइड करने की बेस्ट टिप क्या हो सकती है? थोड़ा ठंडा पानी पिएं, स्पा चले जाएं, तेल लगा लें बालों में, क्या करें उस वक्त? नहीं, आई थिंक इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगी, और मैं अपने हस्बैंड की मिसाल दूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं मेरे हस्बैंड, और ये चीज़ मैंने उनसे सीखी कि अगर आपको गुस्सा है, पहले तो आप ये सोचें ही नहीं ना कि मेरे ससुराल वाले हैं, और एक जो हमने टैग दिया हुआ होता है
वो चीज़ हम ना सोचें और हम ये सोचें कि मेरे शौहर के वालिदैन हैं जिनकी मुझे इज़्ज़त करके चलना है, उसके घर वाले हैं, और इवेंचुअली कोई बात पे गुस्सा आ भी रहा है तो कन्फ्रंटेशन से बात सिर्फ बिगड़ेगी। आप बेहतर है इज़्ज़त से ही उसे मामले को बैठ के आप सॉल्व करें, आप उसको कन्वे करें और उसको वहीं ख़त्म कर दें। क्योंकि जब आप ग्रजेस रखते हैं, जब आप दिल में बातें लेके चलते हैं और आप कहते हैं मैं कन्फ्रंट करूं, मैं लड़ूं और या फिर मैं बदकलामी से काम लूं, वहाँ पे फिर आई थिंक बात ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, बेहतर ये है कि अगर किसी बात पे बहुत इंस्टिगेट हुए हुए हैं, गुस्सा आया हुआ है, तो उसी वक्त ने वो ज़िंदगी मौत का मामला नहीं है, क़यामत की घड़ी फैसला निकालना है। फिर ऑफिस में जाके मैंने फोन किया, तो उन्होंने कहा भाई इस वक्त मैं फारिग नहीं हूँ, फिर बात करूंगा, जरा मीटिंग हो रही है, उस वक्त तक शाम तक मामला। अच्छा, ये वैसे गुर है सीखने वाला, क्योंकि अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम पे पहुंच रहे हैं, ज़रूर बात करेंगे। ये जो हम 24/7 कनेक्टेड है ना, मैं कहती हूँ पहले की शादियाँ शायद इसलिए भी चल जाती थी कि एक फ़ोन होता था, सीट पे अगर बंदा नहीं बैठा हुआ तो आपको नहीं मिलेगा। अब तो आप देखते हैं व्हाट्सएप पे लास्ट सीन तो 2 मिनट पहले का आ रहा है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, मुझे अभी ही इससे 2-2 हाथ करने। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से मामला बिगड़ सकते हैं। लेकिन आई वुड लाइक टू थैंक मोना, आई वुड लाइक टू थैंक मिसेस कुरैशी एंड अलीज़े फॉर बीइंग हियर। वक्त हमेशा हमारे पास कम होता है, दोबारा इन मेहमानों को हम ज़हमत देंगे, इसी तरह के कोई रिलेटेड सब्जेक्ट को उठाएंगे, लेकिन यकीनन अपने मिजाज में थोड़ी सी लचक पैदा कीजिए, दरगुजर करना सीखिए, बड़े बड़े मामलात का हल निकल सकता है, बस थोड़ी सी बर्दाश्त और थोड़ी सी मुस्कुराहटें। इसी के साथ इस प्रोग्राम का आज एंड होता है। हम कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।